हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आज हम सेल डिवीजन का और भी सारे क्वेश्चंस और एरिया देखेंगे कि क्या क्या है इसमें, और सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हम आगे देखते हैं अभी। और इसमें बहुत जो भी आउट ऑफ द बॉक्स आके क्वेश्चन पूछता है, जितने भी PYQ हैं वो हम आपके करा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको। ओके, तो हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे क्या कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल इज मोस्टली फाउंड इन, निम्न में से कौन से भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ये आपको बखूबी पता होगा कौन से भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। चारों ऑप्शंस हम देखते हैं इसमें, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तो बताइए इसमें किस में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया नहीं जाता, राइबोसोम में है नहीं, लाइसोसोम है नहीं, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिससे आपके जो है कैरेक्टर्स को नए एंसेस्टर्स में भेजा जाता है। मतलब आपके अगली पीढ़ी में वो सारे कैरेक्टर्स जो आपके अनुवांशिकी DNA मटेरियल में होते हैं, वो सभी भेजे जाते हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या है, विच वन इज DNA नाइट्रोजनस बेस विच सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। बताइए इसमें कौन सा DNA में पाया जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है, जिसमें एक वलय संरचना होती है। चारों ऑप्शन हम देखेंगे इसमें, यूरेसिल, थायमीन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, अब इसमें बताइए किसमें होता है। एक वलय संरचना जो है थायमीन में पाई जाती है, एक वलय संरचना थायमीन में पाई जाती है। DNA के 4 प्रमुख नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। ठीक है, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक, और उसमें यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल जो पाया जाता है आपका RNA में पाया जाता है, और जो आपका ये थायमीन जो होता है वो DNA में पाया जाता है। ठीक है, इसके दो मेन श्रेणियां होती हैं, जिसको बोलते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन में आपके होते हैं एडेनिन, गुआनिन, और पिरिमिडीन में आपकी होती है साइटोसिन, थायमीन और आपका यूरेसिल। ठीक है, तो यूरेसिल आपका पाया जाता है RNA में, और जो थायमीन आपकी होती है वो DNA में पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका थायमीन। ठीक है, तो थायमीन का हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे आपका हो गया NH। ठीक है, NH हो गया आपका। फिर यहाँ पे आपका C कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे, फिर आपका यहाँ हो गया फिर से NH, फिर यहाँ आपका हो गया CH। ठीक है, फिर आपका C और CH3। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक, ये हो गया आपका थायमीन का स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका थायमीन का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, S टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन। S टाइप ऑफ राइबोसोम किस में पाया जाता है, ये बताइए। S टाइप ऑफ राइबोसोम किस में पाया जाता है।
एस प्रकार के राइबोसोम को हम बोलते हैं स्वेटबर्ग राइबोसोम, ठीक है। इस प्रकार के राइबोसोम को हम बोलते हैं स्वेटबर्ग राइबोसोम, ठीक। तो स्वेटबर्ग राइबोसोम जो है स्वेटबर्ग राइबोसोम बोलते हैं एस प्रकार के राइबोसोम को। ये राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन बोथ, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं स्वेटबर्ग राइबोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में ये आपका हो जाएगा 70S टाइप और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हो जाएगा आपका 80S टाइप, ठीक है, 80S टाइप, ठीक। ये आपको याद होगा, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया था कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S टाइप होता है। 70S को आप जब 70S को आप तोड़ेंगे इसमें तो 50S और 30S, और 80S को तोड़ेंगे तो 60S और 40S में टूटेगा, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया इसमें जो आपका तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये इन बोथ में इस प्रकार का राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसको स्वेटबर्ग राइबोसोम बोलते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा RNA एक सुकेंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है? RNA का मतलब राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA में 5S, 5.8S, 28S ये तीनों पाया जाता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता? 16S जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 16S। बाकी ये तीनों पाया जाता है, 5S, 5.8 एंड 28S, ठीक है, तीनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट RNA, कौन सा इसमें स्मॉलेस्ट RNA है, कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट RNA है? पहला mRNA, rRNA, tRNA, hnRNA। सबसे स्मॉलेस्ट RNA कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट RNA हो गया tRNA। tRNA सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर RNA। tRNA इज द स्मॉलेस्ट RNA, ठीक है, tRNA इज द स्मॉलेस्ट RNA, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बाल्बियानी रिंग फाउंड इन, बाल्बियानी रिंग पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन आपके पुराने पेपर्स जो हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो सारे मैंने माइटोसिस मियोसिस के क्वेश्चन करा दिए थे, उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स है वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें ये जैसे बाल्बियानी रिंग पाई जाती है तो ये आपको देख लेना होगा कि बाल्बियानी रिंग किस में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको देखते ही क्वेश्चन आप आंसर लगा देंगे, ठीक है, बस एक दो बार पढ़ना होगा आपको इसमें। तो चारों ऑप्शंस इसमें हम देखते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोजोम, लैब्रस क्रोमोजोम, पॉलीसोम क्रोमोजोम्स, हेट्रोसोम क्रोमोजोम्स। तो किस में पाया जाता है बताइए? पॉलीटीन क्रोमोजोम में पाया जाता है। ये बाल्बियानी रिंग जो है पॉलीटीन क्रोमोजोम में पाया जाता है, ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोजोम एक ऐसा क्रोमोजोम है जो ड्रोसोफिला के सेलाइवा में देखा गया था, ड्रोसोफिला के लार में देखा गया था पॉलीटीन क्रोमोजोम, ठीक है। जब स्टडी की गई थी तो कोलार के द्वारा इसको देखा गया था और इसका नाम दिया गया था, ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोजोम। और ये बाल्बियानी रिंग में इसकी थोड़ी कहानी है, वो जानने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस इतना देखिए कि पॉलीटीन क्रोमोजोम में पाई जाती है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि द नेम पॉलीटीन क्रोमोजोम वाज सजेस्टेड बाय, तो द पॉलीटीन क्रोमोजोम सजेस्टेड बाय नाम का सुझाव किसने दिया था? तो चारों ऑप्शंस हम पहले देखेंगे, ईजी बाल्बियानी, कोलार, हेच और ये बाउअर। ठीक है, तो ये दिया गया था कोलार के द्वारा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा कोलार। ठीक है, कोलार द्वारा पॉलीटीन क्रोमोजोम का नाम दिया गया था कोलार के द्वारा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पॉलीटीन क्रोमोजोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, मैंने अभी आपको ये बताया कि पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया था। किसमें देखा गया था? हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी में, हनी बी मधुमक्खी में, ड्रोसोफिला में और किसी में नहीं। तो ये देखा गया था ड्रोसोफिला के सेलाइवा में। ठीक है, ड्रोसोफिला के सेलाइवा में इसको देखा गया था पॉलीटीन क्रोमोसोम को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम को किसने खोजा था? पॉलीटीन का नाम का सुझाव दिया था कोलार ने, और इसको खोजा किसने था? आप चारों ऑप्शंस देखेंगे इसमें, ईजी बाल्बियानी, जे.एम. मिचिसन, आर. वॉन हर्टविग, डेनियल मजीद। ठीक है, तो किसने खोजा था? आपको याद है, ईजी बाल्बियानी। ईजी बाल्बियानी ने पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की थी। ठीक है, ईजी बाल्बियानी ने पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की थी। ये लार ग्रंथियों में बेसिकली पाई जाती है ड्रोसोफिला के, और इसमें जो है इसका निर्माण समजात गुणसूत्रों के युग्मन से होता है, और इसमें लगातार द्विगुणन के फलस्वरूप गुणसूत्रों का विकास कुछ अवस्थाओं में स्पष्ट हुए दिखाई देते हैं, कुछ स्पष्ट भाग में दिखाई देते हैं, और ये समजात गुणसूत्रों के मिलने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम का। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग, डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है? डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, बताइए। डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा एक्टिव मैंने आपको पढ़ाया था G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव सबसे ज्यादा यहाँ पे एस फेज में होता है। ठीक है, क्योंकि एस फेज में ही आपका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा एक्टिव इसमें डीएनए पॉलीमरेज एस फेज, एस अवस्था में होता है। एस फेज में डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इसी में होता है। एस फेज में ही रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, और यहाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम लगता है। तो एस फेज में ही ये एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन एस फेज। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। The process of DNA replication is affected by an enzyme is known as, DNA प्रतिकृत किस की प्रक्रिया एक एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है, बताइए। चारों ऑप्शन हम देखेंगे, लाइगेस, पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस, नन ऑफ द एबव। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस एंजाइम से अफेक्ट होती है, बताइए। डीएनए रेप्लिकेशन किस एंजाइम से अफेक्ट होती है? तो अभी आपने पढ़ा ये कि डीएनए रेप्लिकेशन किससे अफेक्ट होती है? पॉलीमरेज से। ठीक है, पॉलीमरेज से। क्यों? क्योंकि यही एंजाइम इसके सिंथेसिस में या डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, तो इसीलिए पॉलीमरेज एंजाइम से ये अफेक्टेड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगोज एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। कौन सा सेल नर्वस जो नर्व सेल कौन सा नर्व सेल है जो कभी भी एस फेज के सेल साइकिल में नहीं जाता है? बताइए। चारों ऑप्शन देखेंगे इसमें हम। ह्यूमन नर्व सेल मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल एपिथेलियल कोशिकाएं, स्टेम सेल स्टेम कोशिकाएं और नन ऑफ द अबव कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ह्यूमन नर्व सेल। ह्यूमन नर्व सेल जो है, ह्यूमन नर्व सेल आफ्टर ग्रोथ जब इसकी हो जाती है तो ये कभी भी एस फेज में एंटर नहीं करता है। ठीक है, ये एस फेज में एंटर नहीं करता है कभी भी। तो ह्यूमन नर्व सेल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ह्यूमन नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए प्रोटीन और प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? बताइए। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? हमने देख लिया एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन होता है। हमने पहले ही पढ़ा था G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो G1 और G2 फेज में हो जो है सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन का, और आरएनए का सिंथेसिस G1 और G2 दोनों फेज में होता है। इसलिए सही आंसर ये इसका होगा G1 एंड G2 दोनों फेज। ठीक है, दोनों फेज में होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि विच एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज ऑफ G1। तो पोस्ट माइटोटिक गैप फेज G1 के दौरान कौन सी गतिविधियां होती हैं? कौन सी गतिविधियां होती हैं? इसमें चारों हम ऑप्शंस देखेंगे कि आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, continuation of RNA and protein synthesis, none of the above। बताइए क्या होती है इसमें? RNA and protein synthesis, DNA synthesis, continuation of RNA and protein synthesis और none of the above। ठीक है, बताइए क्या होती है? अभी जस्ट आपने पहला क्वेश्चन किया, इसके पहले ही जस्ट आपने क्वेश्चन किया, क्या होता है? तो चारों ऑप्शन हमने देख लिया। तो इसमें आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस G1 और G2 फेज दोनों में होती है। G1 एंड G2 दोनों फेज में आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। Which activity takes place during the post mitotic gap phase? G1 के बाद यही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन। हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। बताइए। हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। आपको आरएनए का संश्लेषण पता चल गया, प्रोटीन की सिंथेसिस भी पता चल गया। अब आप आसानी से बता देंगे किसमें होता है। तो आप चारों ऑप्शन देखेंगे इसमें G1 फेज, एस फेज, मेटा फेज, एना फेज। तो आप सही आंसर आपको पता होगा। ठीक है, आप बताइए। G1 फेज में, G1 फेज में ही जो है आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। ऐसे ही आपका रोटेट करके क्वेश्चन पूछता है। हिस्टोन प्रोटीन लगा देगा, आरएनए लगा देगा, फिर ऐसे पूछ देगा G1 फेज के में किसका वो संश्लेषण होता है। ऐसे ही पूछे क्वेश्चन और आप फंस जाएंगे कि पूछ क्या रहा है। ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चंस में आपको फंसाता है। ठीक है, तो सबका आंसर एक ही है यहाँ पे, बस हमें ध्यान देना है, ट्रिक पकड़ना है बस वहां पे। तो यहाँ पे ये है G1 फेज में ही प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण है। बिकॉज प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि G1 फेज, G2 फेज दोनों में हो रहा है। G2 का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, G1 है, तो हम इसको मार्क करके निकल लेंगे। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है उसमें। एस फेज में होगा या नहीं, एस फेज में आपका
डीएनए का डुप्लीकेशन एंड रेप्लिकेशन हो रहा है एस फेज में, मेटाफेज में होगा नहीं, एनाफेज में होगा नहीं, स्टेजेस ऑफ द माइटोटिक डिवीजन है और मियोसिस डिवीजन है। तो आपको यही दो बचा, इस दोनों में देख लेंगे, एस फेज में होगा ही नहीं तो जीवन फेज में ही होगा करके निकल लेंगे हम, ठीक है, इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि देयर आर स्टेजेस इन इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के इंटरफेज में चरण होते हैं, बताइए। देयर आर स्टेजेस ऑफ, कौन कौन से स्टेज होते हैं समसूत्री विभाजन में? समसूत्री विभाजन में माइटोसिस में कौन कौन से फेज होते हैं? आपको बता दिया गया है कि इसके इंटरफेज में G1 S G2 11 आवर्स का ये होता है, 8 आवर्स का ये होता है, 4 आवर्स का ये होता है, कुल मिला के आपका 23 आवर्स का होता है ये, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शंस में देखेंगे क्या क्या है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये तीनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है, बिकॉज इसमें इंटरफेज के, माइटोसिस के इंटरफेज में ये तीनों फेज होते हैं, G1 S और G2, ठीक है, इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। तो इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस टेक्स प्लेस इन अ सेल व्हेन इट एंटर्स इन, कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा यदि वह प्रवेश करेगी, बताइए। कोशिका में समसूत्री विभाजन कब होगा, किसमें प्रवेश करेगी तो कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा? चारों ऑप्शन हम देखते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो आप सभी को पता है कि कोशिका में समसूत्री विभाजन तभी होगा जब वो M फेज में एंटर करेगी, ठीक है, जब वो M फेज में एंटर करेगी तभी कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया M फेज। M फेज इज द फेज ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सेल एंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रूट सेल ऑफ ओनियन आर डिप्लॉयड, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी एट द एंड ऑफ G2 फेज। प्याज की जड़ कोशिकाएं द्विगुणित 2n होती हैं, तो G2 के अंत में डीएनए की मात्रा कितनी होगी, बताइए। रूट सेल ऑफ ओनियन डिप्लॉयड, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी एट द एंड ऑफ G2 फेज। प्याज की जड़ कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, ठीक है, तो G2 के अंत में डीएनए की मात्रा कितनी हो जाएगी, कितनी होती है, बताइए कितनी होती है इसमें। ऑप्शन हम देखेंगे 4n, 8n, 2n, 16n, ठीक है। तो चूंकि इनकी मात्रा तो कोशिकाएं 2n होती हैं, तो G2 के अंत में डीएनए की मात्रा कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है ये जाके द्विगुणित होती है, ये जाके जो है 4 सेल बनती हैं, क्योंकि बिकॉज डिप्लॉयड हैप्लॉयड से डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट सेल ऑफ आर डिप्लॉयड, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी द एंड ऑफ G2 फेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इनकी संख्या 4n हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे इनकी संख्या 4n हो जाती है, बिकॉज G1 और G2 की जो प्रवस्था होती है वो समसूत्री विभाजन, डीएनए में समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, इसमें। तो इस वजह से इनकी जो ये 2n द्विगुणित जो होती है ये 4n हो जाती है, ठीक है, 8n होगी नहीं, 2n होगी नहीं, 16n होगी नहीं, तो इसकी मात्रा जो है 4n हो जाती है, ओके, ठीक है। तो आप इसको देखिए इस क्वेश्चंस को, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा रहेगा, ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, और ये क्वेश्चन सीरीज है, आप सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए। बाकी जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके सारे क्वेश्चन हम फिर से करा देंगे। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सीरीज PYQ कंप्लीट हो जाएगा और बार बार रिवाइज हो जाएगा ये आपका, और आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि हमको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, अटेंड करने हैं इसमें, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करिए,
बार बार इस वीडियो को देखिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका क्वेरी का आंसर जो है दूंगी उसमें, ठीक है। तो धन्यवाद। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, ताकि सारे क्वेश्चंस आपके जब सामने से निकलेंगे तो आप एग्जाम हॉल में आपको लगता है कि मुझे याद कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सब कुछ अचानक से याद हो जाता है कि अरे ये तो मैंने देखा था, ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा वो। तो आप बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।